अगर मैं इसको बोलूं ही विल हैव बीन प्लेइंग, तो आप ये ध्यान दो, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पार्ट बनता है, हिंदी नहीं होती इसकी, पता नहीं। हमारे इस राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो इन तीनों में से एक को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा और बाकी दोनों उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कभी मैं देखता हूं बच्चे पूछते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, मैं सेंटेंस जो लिखने जा रहा हूं, भाई हिंदी आपको निकालना है। हिंदी किसी ने बनाया, कहीं ट्रांसलेशन का पैरामीटर है कि ऐसे ही हिंदी बनता है, या अंग्रेजी का हिंदी ऐसे होता है, या इंग्लिश का हिंदी ऐसे होता है, या हिंदी का इंग्लिश ऐसे होता है, कहीं कोई पैरामीटर नहीं है। आपको जो सेंटेंस सुटेबल लगे, टाइम का ध्यान रखते हुए बोल दो। ही हैड हिज शेयर ऑफ द केक। मैंने 2 हैड लगाया, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये प्रिंसिपल वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब। ही हैड अ बिग, ही हैज या हैड अ बिग कार, यहां ये अकेला है, ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया। 2 था तो 1 प्रिंसिपल बना, 1 ऑक्सिलरी बना। 3 था तो 1 प्रिंसिपल बना, 2 ऑक्सिलरी बना। 4 था तो ये प्रिंसिपल है और 3 ऑक्सिलरी हैं। ये सुविधा, ये परेशानी सिर्फ इज और हैज के साथ है। सुविधा भी है और परेशानी भी है। कभी इनको ऑक्सिलरी के तरीके से यूज करते हैं, कभी इनको प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज करते हैं। शायद आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर ये अकेले हैं तो ये प्रिंसिपल है, अगर इनके साथ प्रिंसिपल आया है तो ये ऑक्सिलरी हो गए। ठीक है। अब अगर ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह हैं, यूज हुए हैं, तो इनके भी 5 फॉर्म होते हैं। जैसे गो का होता है, जैसे प्ले का होता है, वैसे इनका भी 5 फॉर्म होता है। अभी मैं लिखूं V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे अगर मैं लिखूं तो गो, आप इससे आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, जैसे ये होते हैं वैसे ही आर और बी। आर का V1 फॉर्म 2 होता है। इस बी का इस्तेमाल मॉडल्स के साथ किया जाता है, विल, शैल में, माइट, कैन, कुड, इनके साथ किया जाता है अगर हमको V1 लगाना है तो। V2 में वाज या वर, V3 में बिन। ध्यान रखिए, एज ए प्रिंसिपल बिन V3 है, V4 बीइंग और V5 इज। कुछ अटपटे लोग इसमें एक क्वेश्चन लेके चले आते हैं कि ये एम क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा तो आप एक बात नहीं समझ पा रहे हो कि ये दुनिया के हर सेंटेंस में इसी, अगर बी का फॉर्म लगाना है तो इसी में से लगेगा, लेकिन एम ऐसा है जो सिर्फ आई के साथ लगता है। दुनिया का एकमात्र वर्ब जो किसी एकमात्र सब्जेक्ट के साथ लगता है, और कोई है आपके पास? तो आप इसको एक्सेप्शन नहीं बोल सकते कि आपको इसको रूल बोलना है। आप हर चीज में एक्सेप्शन देखते हो, साइंस में भी कुछ पढ़ते हो तो उसके एक्सेप्शंस ये हैं। एम को एक्सेप्शन नहीं ले सकते, अंग्रेजी में एक्सेप्शन नहीं होता, जबकि हर रूल का एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको।
आज से एम को एक्सेप्शन मानिएगा, जो सिर्फ आई के साथ बना हुआ है। एज ए प्रिंसिपल वर्ब इज का इतना सारा फॉर्म है। अगर मैं लूं इसको हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये तुम्हारा। अब मैं बोलूं देयर इज अ काउ इन द फील्ड, तो देयर इज सब्जेक्ट प्लस V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम विल हैव बीन, मैं यहां पे ऐसे इसको रोक देता हूं। मैंने अगर कहीं लिखा विल हैव बीन इल, बहुत बार मैंने लोगों को देखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई कंटिन्यूअस का जो वर्ड बोलते हो पता है, आईएनजी उसमें लगता है वर्ब के साथ, वो आईएनजी कहां है? तो हमारे दिमाग में इसको कभी कंसेप्ट इसका बताया नहीं गया, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल का कंसेप्ट नहीं बताएगा, तो उसको बेचारे को जहां भी बोलो वो अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लेगा। ये बिन V3 है और ये विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का, तो विल हैव प्लस V3 ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। विल हैव बीन प्लेइंग लिखते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट है। ही हैड अगर मैं लिखा तो ये हैड प्लस V3 है, पास्ट परफेक्ट है। अकेला हैड लगे वो V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो याद रखिएगा कि आपका इज और हैज दो ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, कभी इनको ऑक्सिलरी बनाते हैं, कभी इनको प्रिंसिपल बनाते हैं। अगर कभी इज हैज के किसी भी फॉर्म के बाद तुमको अगर मैं लिखूं ही इज बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैंने ऐसे लिखा, सर ध्यान दो इज के साथ V4 लगा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसको क्या बोलते हैं? वो ऑनेस्ट नहीं है, अभी इस वक्त वो ऑनेस्ट बनने की कोशिश या दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को लगाते हैं। सो आई होप कि आपको प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी का इज और हैज का पार्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मैं इस बी को ले लेता हूं, ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। सिंपल सी बात है, विल के साथ V1 लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं बोलूं ही विल बी अपॉइंटेड, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। अब ये दोनों ऑक्सिलरी हो जाएगा। अब यहां बी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इनका कोई मीनिंग नहीं आता, बट प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इनका अपना मीनिंग होता है। जैसे इसका इज का मीनिंग होता है ना, होना, उसके एग्जिस्टेंस को बताता है। सो अब आपका ये पार्ट अगर कवर हुआ, कंजंक्शन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कंजंक्शन का सेंटेंस से क्या कनेक्शन है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कंसेप्ट का क्या है, इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपको समझने की जरूरत है प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने आपको लिखा है पार्सिंग, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, प्लेसमेंट। ध्यान दो, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस करके उसके बाद कंटिन्यू करूंगा, और इस पार्ट को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, जब आप किसी भी वर्ड को लेते हैं, जो ग्रामर के आइटम्स हैं, जैसे सब्जेक्ट लिया आपने, सेंटेंस तो पूरा होता ही है, सब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ये भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट दिस कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई एक वर्ड होता है। बचपन में होता होगा, लेकिन तुम ऐसे कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, मैं थोड़ी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, जो दुनिया के हर सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सके।
हमारे पास जो टेंस होता है ना, वो दुनिया के हर सेंटेंस को नहीं एक्सप्लेन करता। राम आम खाता है, तुम जाओगे, सिर्फ सिंप्लीफाइड सेंटेंसेस जो दिए हुए थे उनको एक्सप्लेन करता है। अब अगर आपने लिया कि मुझे सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो याद रखो कि दो चीजें, सब्जेक्ट का फॉर्म भी आपको समझना होगा, पहली चीज, और दूसरा कि इसका प्लेसमेंट भी आपको समझना होगा। प्लेसमेंट भी, कि इसको प्लेस कैसे किया जाता है। अब मैंने जो बोला था कि फॉर्म, तुम्हारे पास सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, और पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा कि तुम जो को अगर किसी वर्ड को सब्जेक्ट तुम मानते हो, तो मैंने बहुत क्लियर कहा था कि प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो उस वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, पहली चीज। दूसरे कि आपका कोई सब्जेक्ट, अगर मैं वर्ड पे लेता हूं, वर्ड पे जरा सोचिएगा, मैं अभी सिर्फ फॉर्म की बात कर रहा हूं। फॉर्म क्या होता है? चलिए, मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने मिटा दिया। मैं सब्जेक्ट के फॉर्म की बात कर रहा हूं। अब आप जरा समझना कि आपके पास नाउन कितने तरह के होते हैं। मैंने कहा नाउन, प्रोनाउन तो एक ही तरह का है ना। एक ही तरह का मतलब प्रोनाउन के कोई डिफाइंड वर्ड्स हैं जो आपको सिर्फ ग्रामर की किताबों में मिलते हैं। अगर वो डिक्शनरी में मिलेंगे तो उनका मीनिंग नहीं दिया जाता, उनका यूज दिया जाता है, क्योंकि प्रोनाउन का कोई मीनिंग नहीं होता। सो प्रोनाउन आर द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ ग्रामर, वो ग्रामर में सिर्फ पाए जाते हैं। नाउन तो तुम्हारे पूरी डिक्शनरी में भरा हुआ है। अब ये नाउन तुम जरा ध्यान दो कि कैसा होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस दूं, मैं एक सेंटेंस लिखा, हैविंग बीन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इवन बिफोर हैज हेल्प्ड हिम टैकल दिस प्रॉब्लम। अब जरा मैं इस सेंटेंस में तुमको पूछूं कि आपका जो हैज हेल्प्ड, जो फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट कौन है? जरा सोचना, क्योंकि आपके इस इन का ऑब्जेक्ट सिचुएशन है। इवन बिफोर ऑलरेडी तुम्हारा एक एडवर्ब है, टाइम रिलेटेड, और इवन उसका इंटेंसिफायर है। हेल्प्ड का ये ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प के बाद ये इन्फिनिटिव है, ध्यान रखना, इसको हम लोग ग्रामर में बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, क्योंकि रूल ये है कि हेल्प के बाद अगर कोई और वर्ब रखना है तो आप टू भी वन जो इन्फिनिटिव रखते हो उसको बेयर फॉर्म में भी रख सकते हो। तो ये हेल्प का एक नॉन फाइनाइट पार्ट हो गया, ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया, और टैकल का ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा सोचो कि हैज हेल्प्ड का सब्जेक्ट कौन है? नाउन। अब जरा आप सोचिए कि हमारा जो एक बचपन का डेफिनेशन था, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, दिस वर्ड, दैट वर्ड, डेफिनेशन, वो इस नाउन को कैसे डिफाइन करेगा? मैंने आपको कहा था ना कि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फॉर्म मैंने लिखवाया था, टू भी वन, टू बी भी थ्री, भी फोर, बिंग भी थ्री, टू हैव बीन, टू हैव भी थ्री, टू हैव बीन भी थ्री। आपको याद होगा, मैंने शायद पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, वो सारे भी थ्री को छोड़ के वो सारे वर्ड्स नाउन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो सारे वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप में से
बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भी फोर जेरंड होता है। जेरंड नहीं होता, जेरंड भी होता है। ये पार्टिसिपल भी होता है। जेरंड भी है और पार्टिसिपल भी है। पार्टिसिपल के तौर पे, वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव के भी तौर पे यूज होता है। अधूरा सिर्फ जेरंड बोलने से नहीं, लेकिन अगर आप जेरंड बोलते हो तो तुमको पता है कि जेरंड नाउन होता है। ये आपने बचपन में सुना होगा, टीचर्स ने बताया होगा। बट वो सिर्फ जेरंड नाउन नहीं होता। इंफिनिटिव का सारा फॉर्म, आईएनजी वाला सारा फॉर्म, वो सब नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। और ये आपका एक नाउन की तरह यूज हुआ है। याद रखिए कि ये भी नाउन है, और ये नाउन आपके टिपिकल डेफिनेशन में एकदम फिट नहीं आएगा। हकीकत यह है कि आपके किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन कुछ खास सीमित लेबोरेटरी कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकता है। लेबोरेटरी कंडीशन मतलब मैं जानबूझ के वैसा सेंटेंस दूं जो उस डेफिनेशन के अनुसार फिट हो, और यही आपके साथ हुआ है। बचपन से आपको डेफिनेशन या एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए जो उस रूल पे फिट हो रहे हैं, और आपने चूंकि सोचा नहीं तो आपको लगा कि यही अल्टीमेट है। क्योंकि अभी जब मैं बता रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोग सोचना शुरू किए हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें भी चूंकि आप 15, 18, 20, 30 साल से सेम चीज रटते आ रहे हो, तो मेरे एक कहने से आप उतने कन्विंस नहीं हो गए। लेकिन सोचो, मैं उसको एग्जाम्प्लीफाई कर रहा हूं, एग्जाम्प्लीफाई कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। और आपको यहां पे अगर इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट और निकालना है तो आप निकाल के देख लो। अगर इसके अलावा कोई और वर्ब बन जाए तो नहीं हो सकता। और तब आपको मानना पड़ेगा कि वो जितने नॉन फाइनाइट वर्ब्स थे उनको नाउन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनको जैसे टू हैव बीन इल मेड हिम लूज एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। फिर से, आई मेड हिम लाफ, यहां भी ध्यान रखिएगा, आई मेड हिम लाफ, वो लाफ टू भी वन नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव है। इस मेड का जरा सब्जेक्ट देखो तो, इसके अलावे और कौन सा जाएगा? अरे बचपन से आप लिखते आ रहे हो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां वॉकिंग, सर सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। और नाउन दो तरह के होते हैं, एक्चुअली तीन तरह के नाउन होते हैं। एक नाउन होता है वर्ड नाउन। जब इनको आप डिक्शनरी खोलोगे ना तो ये नाउन एंट्री मिलेगा डिक्शनरी में एज ए नाउन। मैंगो, ग्वाभा, इस तरह के जितने भी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब ये डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। दे आर वर्ड नाउन। डिक्शनरी नाउन भी तुम बोल सकते हो। देयर इज अनदर वर्बियल नाउन। ये नाउन आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। वर्ब के वो फॉर्म्स जो नाउन की तरह यूज किए जा सके। और ध्यान रखिएगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। टू भी वन, टू बी भी थ्री, टू हैव भी थ्री, टू हैव बीन भी थ्री, भी फोर, बीइंग भी थ्री, हैविंग बीन भी थ्री, हैविंग भी थ्री, सारा वर्बियल नाउन में आएगा। ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन इनको नाउन की तरह यूज होता है। एंड देर इज थर्ड नाउन कॉल्ड एडजेक्टाइवल नाउन। एडजेक्टाइवल नाउन, ये भी डिक्शनरी में तुमको नाउन की तरह नहीं मिलेंगे। लेकिन रूल ये है कि आप किसी भी एडजेक्टिव में, कोई भी एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा, दुनिया वो ऐसा सारा एडजेक्टिव जो डिक्शनरी में एन एडजेक्टिव लगा हुआ है,
मतलब इंट्री है जिसका, उसके पहले आप द लगा दो, और ध्यान रखना कि इसके बाद नाउन मत रखना, जैसे द रिच, द पुअर, द इंटेलिजेंट, ये सारे नाउन की तरह यूज किए जाते हैं और इनको बोला जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। सो द रिच आर worried about their future। देखिए आप, द रिच बोलने का मतलब दुनिया के सारे रिच लोग, द पुअर बोलने का मतलब दुनिया के सारे गरीब लोग, द ब्लाइंड, द इंटेलिजेंट, ये सारे प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं। इसीलिए आर भी सही है और उसके लिए आया हुआ पजेसिव प्रोनाउन भी देयर होगा। ये एडजेक्टिवल नाउन यहां, और इस वर्बियल नाउन को आपके उन पांचों नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि पांच में तो रखना है उनको। सो जब मैंने कहा कि सब्जेक्ट तुम खोजो, तो तुम अपने दिमाग में बात रखो कि ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में आपका सब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन वो है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, मतलब जो सब्जेक्ट बने। नाउन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? वो एक वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तुम इसका एक्सेप्शन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खोज पाओगे। लेकिन नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वो तो अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया। वो तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अभी खत्म हो गया। लेकिन अगर बोलो तुम, क्योंकि तुम अभी जो पढ़ रहे हो ना, जो तुम सीखते हो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन याद होगा। वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। फंक्शन के आधार पे ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, इसीलिए ये नाउन है। सो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का डिसीजन फंक्शन के आधार पे होगा। रेडीमेड कोई वर्ड नहीं आता, रेडीमेड कोई वर्ड नहीं आता कि तुमको क्या दिया गया है, डेफिनेशन ले लो और राम नाउन है, प्रॉपर नाउन। चलिए, अभी आपका सब्जेक्ट का फॉर्म क्या होता है। अब तुमने सब्जेक्ट जब तुमने देखा कि अब अभी मैं एग्जांपल देने के बीच में आपको मिलेगा। सब्जेक्ट एक वर्ड भी होता है, वो तो सब कुछ जानता है। तुम यहां ध्यान दो कि अगर मैंने हैविंग बीन को नाउन लिया, तो इस सब्जेक्ट के साथ ये सारे, तुम इसको, उसके साथ फ्रेज बन रहा है। नाउन और नाउन के साथ जुड़े हुए वर्ड एक फ्रेज की तरह यूज हो गए। तो अगर आपको मन करे तो इसको आप नाउन फ्रेज बोल लो, नाउन फ्रेज, जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और अगर एग्री कराना है तो वो नाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं आया उस फ्रेज में, वो तुम्हारा उसका सब्जेक्ट माना जाएगा। सो तुम किसी भी तरीके से इसको देख सकते हो। सेंटेंस, मैंने कहा कि ये जो एग्जांपल दिया था, व्हाट आई टोल्ड इज करेक्ट, इसमें अगर हमने लिया कि ये सब्जेक्ट है, इसको मैंने बाद में डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये अगर सब्जेक्ट है जो कि सही है, तो ये भी एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि वो इज का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन क्लॉज है। सो जब मैंने बोला कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड, सब्जेक्ट कैन बी अ फ्रेज, एंड सब्जेक्ट कैन बी अ सेंटेंस, दैट यू मे कॉल क्लॉज। अब आपके इस सब्जेक्ट का प्लेसमेंट कैसे होता है, यह तुमको समझना है। प्लेसमेंट कैसे होता है? देखो, कोई भी चीज जब उसके एडवांस लेवल पे जाना है, तो पहले उसका जो इनिशियल पार्ट है, बेसिक्स है, वो क्लियर हो गया। अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
आपके नाउन का, आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस, आपका पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आप नाउन का प्लेसमेंट अगर देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियोस का इंतजार कीजिएगा, आपको वो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सबको।